नाउ लेट्स आल्सो आंसर दिस क्वेश्चन कि जो हमने DTFT डिराइव किया है, क्या हम हर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं, या फिर देयर आर सम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता? ये हमें कैसे पता चले? और इसका ताल्लुक अगेन इस चीज के साथ है जिसको हम कन्वर्जेंस कहते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट कन्वर्जेंस related to DTFT. So the two equations जो हमने DTFT के लिए डिराइव की और जिनको अभी हमने एग्जांपल्स में यूज भी कर लिया, इनके कन्वर्जेंस के बारे में हम क्या कंक्लूड करें? So let me write those equations again. So if you look at this equation, the first equation, the analysis equation, क्या ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा या नहीं होगा? इट मींस कि जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास रिजल्ट है, क्या इससे हमारे पास फाइनाइट रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? सो इट मींस आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये रिजल्ट जो है लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए, ताकि फिर हम कह सकें कि फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज हो रहा है और यू कैन से दैट इस पर्टिकुलर सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे. ठीक है. सो हमारे पास जो कंडीशंस हैं कि ये जो सिग्नल है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज होगा अगर तो हमारा सिग्नल या तो इस कंडीशन को फुलफिल करे, दैट इज कि हमारा जो सिग्नल है वो एब्सोल्युटली समेबल होना चाहिए. सो अगर आप गिवन सिग्नल को लें, उसका मैग्नीट्यूड लें, मॉड वैल्यू लें और उसको फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n देखें, अगर तो ये लेस देन इंफिनिटी आ जाए तो इस किस्म के सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? कन्वर्ज. सो मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है? इफ सिग्नल इज एब्सोल्युटली समेबल, then its Fourier transform will exist or it will converge. Also, ये तो in terms of absolutely summable condition हो गई. In terms of energy भी हम convergence को define कर सकते हैं. We can say that कि अगर हमारे पास signal की energy finite हो, so अगर x of n हम लें, इसका magnitude लें, इसको square करें और फिर इसको for all values of n के लिए sum up कर लें और ये आंसर लेस देन इंफिनिटी आ जाए, इसका मतलब क्या होगा? इस कंडीशन का मतलब क्या होगा कि द गिवन सिग्नल हैज फाइनाइट एनर्जी, and whenever any signal has finite energy then its Fourier transform will always converge. So this is another way of finding out कि जो सिग्नल जिसको हम Fourier transform फाइंड करना चाह रहे हैं, क्या उसका Fourier transform कन्वर्ज हो रहा है या कन्वर्ज होने का मतलब क्या होगा कि क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. So these are conditions that you can apply before finding the Fourier transform of any discrete time signal. As compared to Fourier transform, अगर हम इस Fourier transform की जो synthesis equation, तो ये जो conditions मैंने दो लिखी हैं, इसका ताल्लुक इस equation के साथ. What about second equation? In other words कि अगर हमें किसी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन हो और ये हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके क्या ये रिजल्ट हमेशा इक्वल टू एक्स ऑफ एन आएगा, या इन अदर वर्ड्स ये जो राइट हैंड साइड पे जो समेशन है क्या ये लेस देन इंफिनिटी आएगी? सो द आंसर इज यस, दिस रिजल्ट विल ऑलवेज बी लेस देन इंफिनिटी. व्हाई? क्या रीजन हो सकता है जी?
जी, anyone? पीरियोडिक है। No, not periodic. You will say कि हम जो integration कर रहे हैं, we are integrating over a finite range. So when you perform integration over a finite range, the result will always be finite. So there are no convergence issues with the second equation, which is the synthesis equation. So DTFT के केस में ये जो second equation है, इसमें we don't have any issue of convergence. This is always going to converge to some finite value. So you can say no convergence issues. और ये स्टेटमेंट मैं किस इक्वेशन के बारे में दे रहा हूँ? इसके जो फर्स्ट इक्वेशन, इसके बारे में हमने क्या कहा है कि इट हैज टू फुलफिल दीज कंडीशन। अगर ये इनमें से कोई एक कंडीशन में ये फुलफिल कर रहा होगा तो उसके बाद हमारे पास रिजल्ट हमेशा कन्वर्ज आए। नाउ जनरली फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूज करते हैं नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के। जिस तरह हमने कंटिन्यूअस टाइम के केस में भी स्टेटमेंट दी थी कि कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हम यूजुअली यूज करते हैं फॉर नॉन पीरियोडिक और एपीरियोडिक सिग्नल, और पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए नॉर्मली वी प्रेफर फोरियर सीरीज। बट कंटिन्यूअस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के केस में भी इफ यू रिमेंबर हमने इसको जनरलाइज फ्रेमवर्क में देखा था कि CTFT is a generalized tool that not only we can use it for aperiodic signals, we can also use it for periodic signals. In a similar manner, अगर हमारे पास discrete time में periodic signal हो तो हम already discrete time Fourier series पढ़ चुके हैं। But now we want to see कि क्या discrete time Fourier transform हम किसी periodic signal का find कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो how it will look like. So now we want to look at discrete time Fourier transform for periodic signals. Now I'm going to use the concept जो already हम continuous time के लिए कर चुके हैं। So if you remember हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास continuous time में एक periodic signal हो, और सबसे सिंपल periodic signal हमने अगर ये लें कि e to power j omega t, हमने जब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था वो हमारे पास क्या आया था, 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा। और इसके बेस के ऊपर हमने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर तो कंटिन्यूअस टाइम में पीरियोडिक सिग्नल हो और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करें तो उस फोरियर ट्रांसफॉर्म में हमेशा क्या होगा, इम्पल्स फंक्शन होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू आस्क द सेम क्वेश्चन कि अगर डिस्क्रीट टाइम में एक पीरियोडिक सिग्नल हो e to power j omega naught n, and of course we also need to remember the difference. हमने इस चीज को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, but just to refresh your memory, इस सिग्नल के बारे में हमने क्या स्टेटमेंट दी थी कि it is always periodic irrespective of what is the value of omega naught.
लेकिन इस सिग्नल के बारे में मैंने कहा था कि इट इज नॉट नेसेसरीली पीरियोडिक, इट मे और मे नॉट बी पीरियोडिक डिपेंडिंग अपॉन के ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई जो है क्या वो रैशनल नंबर है या नहीं। अगर वो रैशनल नंबर होगा तो फिर ये पीरियोडिक होगा, बट राइट नाउ वी आर अज्यूमिंग कि ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस किस्म का हो? लेकिन डिफरेंस क्या होगा अगर हम दोनों को देखें? ये रिजल्ट ऑलरेडी हमें पता है बेस्ड ऑन CTF, सो वी कैन प्रिडिक्ट कि अगर इस तरह के सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म इम्पल्स फंक्शन है तो इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा इट विल आल्सो कंसिस्ट ऑफ इम्पल्स फंक्शन, बट वी आल्सो नीड टू रिमेंबर कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये हमेशा पीरियोडिक होगा। इसका मतलब है कि पीरियोडिक नेचर भी इसमें शामिल होगी, विच मीन्स विदाउट अगर मैं डायरेक्टली कहूं कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस किस्म का होगा तो मैं इसको इस तरह लिखूं। लेट मी राइट इट डाउन एंड देन यू कैन सी कि ये मैं किस बेस के ऊपर लिखा। आई कैन प्रेडिक्ट कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, बट इट इज गोइंग टू रिपीट आफ्टर 2 पाई इंटरवल। तो साथ में मैं इसके साथ लिख रहा हूं 2 पाई एल सच दैट एल जो होगा वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि पीरियोडिक नेचर तो आपको पता है कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पीरियोडिक नेचर आपके पास होनी चाहिए। सो नाउ यू कैन सी कि कंटिन्यूअस टाइम में वी ओनली हैव वन इम्पल्स एट दिस फ्रीक्वेंसी, लेकिन डिस्क्रीट टाइम में जब इस किस्म के पीरियोडिक सिग्नल का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसमें नॉट ओनली वी विल हैव इम्पल्स एट दिस लोकेशन, this pulse is going to repeat itself after integer multiple of 2 pi। इसको मैं ग्राफिकली भी प्लॉट करूंगा, लेकिन पहले हम एक और चीज कंफर्म कर लेते हैं। लेट मी सी कि इसको कहीं मैंने ग्राफिकली प्लॉट कर दिया हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, ये आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म नजर आ रहा है इस फंक्शन का एक्स ई जी ओमेगा नॉट एन जो भी मैंने कंसिडर किया है। तो इसको जब ग्राफिकली आप देखें हमने प्लॉट किया हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, सो यू कैन सी दैट हमारे पास ओमेगा नॉट पे एक पल्स है जिसका मैग्नीट्यूड 2 पाई है, और फिर ये पल्स कहाँ पे रिपीट कर रही है? ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई पे भी है, ओमेगा नॉट प्लस 4 पाई पे भी है, ओमेगा नॉट प्लस 6 पाई पे भी होगी, एज वेल एज नेगेटिव के लिए देखें ये जो पल्स है ये यहाँ पे अपने आप को रिपीट कर रही है जिसमें आपने ओमेगा नॉट माइनस 2। इस केस में अगर आप देखें इस केस के लिए हमने क्या लिया हुआ है? एल को 0 लिया हुआ है। इस केस में मैंने एल को क्या लिया हुआ है? +1 लिया हुआ है। इसमें एल को 1 को मैंने +2 लिया हुआ है। इस केस में एल को मैंने -1 लिया हुआ है। इस केस में एल को मैंने -2 लिया हुआ है इन दिस इक्वेशन। So you can see that it is repeating itself after every integer multiple of 2 pi. So graphically भी आपको इसका नजर आ रहा है कि e raised to power j omega naught n जो कि पीरियोडिक सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम में, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको नजर आ रहा है कि ये रिपीट कर रहा है। सो अगर हम देखें कि ओमेगा नॉट है और दोबारा ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई, इस चीज को हम अगर हम फाइंड करना चाहें कि रिवर्स प्रोसेस को अगर मैं कहूँ, लेट्स अज्यूम कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि मुझे ये फंक्शन नहीं गिवन और मुझे ये फंक्शन गिवन है कि डिस्क्रीट टाइम में एक सिग्नल है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, एंड वी नीड टू फाइंड आउट कि ये किस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब इसको हम एक रिवर्स तरीके से देखें। सो वी आर गिवन द फोरियर ट्रांसफॉर्म व्हिच इज लाइक दिस, एंड वी नीड टू find out
what type of signal in time domain has this Fourier transform. इसका मतलब हमने x of n find करना. So we can make use of inverse Fourier transform equation. So we can make use of this equation. यहाँ पे हम इसको use कर सकते. So we will say 1 over 2 pi integration over 2 pi. This is summation 2 pi delta omega minus omega naught minus 2 pi L, where L is from minus infinity to plus infinity, E plus j omega n d omega. Okay. Now, what is the important point that you need to look at? What is the interval of integration? 2 pi. So it means right side पे जो आपके पास ये result है, इसको हमने integrate करना है only within the interval of 2 pi. And if you look at ये 2 pi interval में how many impulses are there? जो graphically आपको नजर आ रहा है. 2 pi interval में कितने impulses नजर आ रहे हैं आप? दो. जी. Someone is saying कि 2 pi interval में 2 impulses. एक सर एक. Only one. There is only one impulse within, क्योंकि ये तो repetition आ गई है ना, ये तो इसकी repetition आ गई है, ये है, फिर ये 2 pi से next impulse आ गई है. So within one period, which is 2 pi, we will always end up with one impulse. तो यहाँ पे जो आपको let's say ये जो summation formula मैं apply कर रहा हूँ, of course यहाँ पे you may see that कि यहाँ पे आपको जो summation है वो हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. सो यू में सी के इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट इंपल्सेस आएंगे, लेकिन हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन 2 पाई है और इस 2 पाई में सिर्फ एक ही इंपल्स आएगी. एंड इट इज अप टू अस कि हम कौन सा इंटरवल लेते हैं. क्या हम इस इंटरवल को लेते हैं, इस इंटरवल को लेते हैं, नो मैटर आप किसी भी 2 पाई इंटरवल को लें, उस इंटरवल में सिर्फ एक ही इंपल्स आएगी. दैट इज व्हाट आई वांट टू से. बेस्ड ऑन दिस लेट्स कंसीडर कि हम एक इंटरवल सेलेक्ट करते हैं जिसमें जो इंपल्स है वो हमारे पास आ जाती है, एक ऐसी इंपल्स है जो कि 2 पाई प्लस उस पे लोकेटेड है. लेट मी राइट दिस. सो इंटरवल ऑफ 2 पाई includes exactly one impulse in the summation. ये पॉइंट मैंने लिखा. We I would say if we chose the interval such that it contains the impulse at, let's say, omega naught plus 2 pi r.
विच मीन्स के इसका रिजल्ट क्या आएगा? जो इम्पल्स हम इंक्लूड कर रहे हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है? ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई आर। इट मीन्स ये जो आपके पास ओमेगा की वैल्यू है इसकी जगह क्या आ जाएगा? ई पावर जे ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई आर इंटू एन आ जाए। ठीक है, ये 2 पाई इस 2 पाई के साथ कैंसिल हो गया। इस समेशन से जो नॉन जीरो रिजल्ट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है? हमने अज्यूम किया कि हमारी इम्पल्स यहाँ पे लोकेटेड है। तो ये जो इम्पल्स है इसकी लोकेशन क्या है? ओमेगा प्लस 2 पाई आर है। तो इस जगह पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो हमारे पास 1 आ जाएगा और ओमेगा की जगह हम ये पुट कर लेंगे, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। बट e raised to power j omega naught plus 2 pi r is the same as e power j omega naught n. Omega naught plus 2 pi r को अगर आप देखें is the same thing as omega naught. So now we know कि x of n e j omega naught n. तो ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये किस सिग्नल का है? इट मस्ट बी e j omega naught n. तो प्रीवियसली मैंने क्या कहा कि ये हमें गिवन है और बेस्ड ऑन whatever we have learned about CTFT, बेस्ड ऑन कि इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होगा, उसके बेस के ऊपर मैंने प्रेडिक्ट किया इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इम्पल्स की शक्ल में होगा। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हमें पता है कि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा पीरियोडिक होता है, इसका मतलब है कि जो इम्पल्सेस होंगी वो भी अपने आप को रिपीट करेंगी विद अ पीरियड इक्वल टू 2 पाई। तो मैंने प्रेडिक्ट किया कि ये है। फिर मैंने क्या किया, इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। मैंने कहा कि आपको ये गिवन है और हमने ये फाइंड करना है कि ये कौन से सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म। उस प्रोसेस के थ्रू भी हमारे पास रिजल्ट यही आ गया कि ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये इस किस्म के सिग्नल। तो दोनों तरीकों से मैंने आपके सामने इसको प्रूव कर। अब इस कंसेप्ट को हम अब जनरलाइज करेंगे बिकॉज दिस इज आप कह सकते हैं यूनिक और स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। व्हाट इफ वी आर डीलिंग विद अ जनरलाइज्ड पीरियोडिक सिग्नल, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस किस्म का होगा? ठीक है, तो नाउ ETFT of any periodic signal. Let's call it x of n. Now when a discrete time signal is periodic, we know कि उसकी Fourier series हमारे पास है। Fourier series क्या होगी किसी भी periodic signal की, वो ऑलरेडी हमें पता है। This is something which we know already that discrete time में अगर हमारे पास कोई periodic signal हो, ये periodic signal है तो इसकी Fourier series जिसको आप कह सकते हैं discrete time Fourier series वो ये है। इस Fourier series representation को अगर आप देखें, ये जो सिग्नल है यू कैन क्लियरली सी के इट इज इन टर्म्स ऑफ e raised to power j k 2 pi by। ठीक है, तो हमने जो स्पेशल सिग्नल लिया हुआ था वो ये था जिसमें आपके पास था e raised to power j omega naught n, या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं e raised to power j 2 pi capital N into n। ठीक है, ओमेगा नॉट को हम इन टर्म्स ऑफ पीरियड भी लिख सकते हैं। सो फॉर सिंपल एक्सपोनेंशियल सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है या जिसका पीरियड n है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है। अब जो हमारे पास जनरल पीरियोडिक सिग्नल है, इट्स फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कंसिस्ट ऑफ functions e raised to power j k 2 pi by capital N। So this is also same type of signal, but difference क्या है? एक तो every exponential signal has a different amplitude represented by ak,
एज वेल एज फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के हमारे पास इसकी जो लोकेशन है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब लिखना चाहूँ बेस्ड ऑन द वट एवर वी हैव लर्न, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म किस किस्म का होगा, लेट मी राइट इट डाउन एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ये मैंने किस बेस के ऊपर लिखा। I will say that its Fourier transform must be summation of 2 pi। इस केस में हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 था, तभी हमारे पास सिंपली हम 2 पाई लिख रहे थे मल्टीप्लाइड बाय 1। अब हम क्या लिखेंगे, 2 पाई के साथ ये मल्टीप्लाई होगा और साथ में हमारे पास डेल्टा फंक्शन होगा, और डेल्टा फंक्शन की लोकेशन क्या होगी, इट इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन दिस फैक्ट। So I will say omega minus k 2 pi by, and k will be from minus infinity to plus infinity। ये जो रिजल्ट मैंने लिखा है, दिस इज based on whatever we have concluded about this segment। अब इसमें इसको जरा ग्राफिकली इंटरप्रेट करते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन इन अ बेटर मैनर। आपके पास जो फोरियर कोफिशिएंट्स हैं, फोरियर कोफिशिएंट्स को अगर हम देखें, वी ऑल नो के डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज में भी जो आपके पास फोरियर कोफिशिएंट्स थे, दे वर पीरियोडिक इन नेचर। दैट्स व्हाई अगर आप देखें इस समेशन में हम क्या कर रहे हैं, के को क्या कह रहे हैं, के ओवर द वैल्यूज कैपिटल है। इस केस में जो आपके पास फोरियर कोफिशिएंट्स होंगे वो भी पीरियोडिक होंगे। बट अगर हम A0 की बात करें, A0 की, मैं इसको ग्राफिकली, मैंने इसको नेक्स्ट स्लाइड पे होना चाहिए। लेट्स कंसीडर कि आपने एक फोरियर कोफिशिएंट प्लॉट किया है जो कि कहाँ पे लोकेटेड होगा। अगर आप इसको देखें, जब आप k को 0 के बराबर लें, इस इक्वेशन में जब आप k को 0 के बराबर लेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 2 पाई A0, और इसकी लोकेशन क्या होगी, दिस वन। इसको अगर मैं ग्राफिकली देखूं, ग्राफिकली कैसे नजर आएगा, ये आपके सामने है कि मैंने ओमेगा इक्वल टू 0 पे एक पल्स बनाई हुई है, इम्पल्स सिग्नल बनाया हुआ है, और इसका जो आपको नजर आ रहा है कि मैंने इसका मैग्नीट्यूड कितना लिया हुआ है, हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड, 2 पाई A0, और लोकेटेड है 0। बट बिकॉज आई नो कि ये पीरियोडिक इन नेचर होगा, you can clearly see कि 2 pi A0 is again going to repeat itself at 2 pi। इसको हम अगर in terms of representation लिखें तो मुझे लिखना चाहिए 2 pi AN लिखना चाहिए। But we know कि the coefficient AN is the same as A0। This is something जो already हम discrete time Fourier series में पढ़ चुके हैं। So 2 pi AN है, लेकिन 2 pi AN is the same thing as 2 pi 0, तो इसका मतलब है कि ये अपने आप को रिपीट कर। इस तरीके से अगर आप इसको बनाएं, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड आप लिखेंगे 2 pi A और आप लिखेंगे 2n, लेकिन 2n is the same as AN which is the same as A0, तो यहाँ पे जो रिपीट करेगा 4 pi, this is the same thing as this। और इस तरीके से आप देखें कि ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी आपके पास कोफिशिएंट आएगा 2 pi A minus n, but A minus n is the same as 2 pi 0। तो ये आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ एक उसके लिए बता दिया है। जब आप k को 0 पुट करेंगे तो उसका स्पेक्ट्रम किस तरह का नजर आएगा, ठीक है। अब इसको मैं एक और केस ले लेता हूँ। अगर आप k को 1 लेंगे, इस इक्वेशन से क्या आएगा, 2 pi A1, और इसकी लोकेशन क्या होगी, ओमेगा माइनस 2 पाई बाय n, जिसको आप ओमेगा नॉट भी कह सकते हैं। सो इसको अगर मैं देखूं ग्राफिकली तो ये आपके पास ग्राफ, ठीक है। सो अब देखें विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, मैंने एक इम्पल्स ड्रॉ की,
जिसका मैग्नीट्यूड है 2 पाई a1 और उसकी लोकेशन कहाँ पे है 2 पाई बाय n, ठीक है 2 पाई बाय n. So this is the location of the signal. But because ये क्योंकि पीरियोडिक होगा तो आप देख रहे हैं कि ये जो है अपने आप को रिपीट करेगा. a1 है, इसमें जब हम n ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा n+1. तो ये जो 2 पाई an+1 कोफिशिएंट होगा ये एग्जैक्टली 2 पाई a1 के बराबर होगा और ये इसकी लोकेशन होगी. और इस तरीके से ये ट्रेंड रिपीट करेगा और इस तरीके से ये नेगेटिव साइड पे रिपीट करेगा. ये जो आपको नजर आ रहा है अगर हम इसको देखें नेगेटिव वैल्यूज की, अगर आप देखें k कैन बी नेगेटिव एज वेल. सो अगर मैं नेगेटिव लूंगा लेट्स से k इक्वल टू -1 का क्या मतलब होगा, रिजल्ट क्या आएगा 2 पाई a-1 होगा और इसकी लोकेशन क्या होगी ओमेगा प्लस 2 पाई बाय. सो दिस ओमेगा प्लस 2 पाई n आपके पास कहाँ पे है, दिस इज -2 पाई n पे आपके पास. एंड अगेन क्योंकि ये पीरियोडिक इन नेचर होगा तो ये अपने आप को रिपीट करेगा आफ्टर एवरी इंटरवल ऑफ 2 पाई. ठीक है. नाउ दिस इज, मैंने जितने भी सिर्फ 3 कोफिशिएंट्स के बारे में आपको इसका ग्राफ प्लॉट किया. ये a0 का बिहेवियर है, ये a1 का बिहेवियर है, ये a-1 का है. इसी तरीके से आप a-2 a2 सबका बिहेवियर इस तरीके से होगा. ठीक है. इनको अगर मैं कंबाइन कर दूं, आई जस्ट वांट टू गेट अ टोटल बिहेवियर ऑफ दिस सिग्नल. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक दिस. ये अब आप देखें, ये आपके पास कोफिशिएंट्स हैं फॉर k over the range of 0 to n-1. तो ये आपके पास वो n number of coefficients, but each of these Fourier coefficient will repeat itself. तो ये इसकी रिपीटेशन आपको नजर आ रही है after 2 पाई. इसी तरीके से नेगेटिव साइड पे भी आपको नजर आ रहा है कि -2 पाई पे ये आपको दोबारा से रिपीट कर रही है और ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू होगा फॉर एवरी इंटरवल ऑफ 4. सो यू कैन सी दैट कि हम अगर इसको देखें एक्चुअली हमने इसको -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के रेंज में देखना है, बट all of the information is contained within this. We don't need to consider this क्योंकि ये इसकी रिपीटिशन. सो हमारे पास जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो यही वाली, दैट इज एनफ फॉर अस, जिसमें a0 भी है a1 भी है, जितने भी n नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स हैं उसका बिहेवियर यहाँ पे हमारे पास. सो आई होप दिस मेक्स इट्स क्लियर कि ये जो मैंने k -इंफिनिटी से +इंफिनिटी क्यों लिखा हुआ है. द आइडिया इज द सेम. इवन अगर आप k की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे भी, हमारे जो काम का इंटरवल है वो सिर्फ 2 पाई है. क्यों 2 पाई है, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज पीरियोडिक विद अ पीरियड इक्वल टू 2 पाई. एनी क्वेश्चन so far? सर तो इसकी बजाय 2 पाई लिखें जी, k की बजाय k माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी के बजाय 2 पाई लिखे तो है. कहाँ पे नहीं नहीं लिख सकते ना, क्योंकि फिर इसमें आपकी वो पीरियोडिक नेचर का आपको पता नहीं चलेगा. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये जो हमने लिखा है इसमें क्या है आपके पास L इज इक्वल टू -इंफिनिटी +इंफिनिटी. इसका ताल्लुक किस चीज के साथ, गाड़ी से ठीक है. और ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो मैंने इसके बारे में बताया. ठीक है. ओके सर. ये अपने आप को रिपीट करते हैं, इस वजह से इवन +इंफिनिटी लिखना जरूरी है, लेकिन मैंने ये शो करने के लिए कि समेशन तो -इंफिनिटी +इंफिनिटी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया इसका मेन मकसद था यही टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप -इंफिनिटी +इंफिनिटी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज हैं ये अपने आप को रिपीट कर रहे हैं कि आफ्टर 2 पाई, आफ्टर 4 पाई, आफ्टर 6 पाई, -2 पाई, -4 पाई. लेकिन बिकॉज ऑफ द पीरियोडिक नेचर वी जस्ट नीड टू, या हम इसको फोकस कर लें, इसको यूज कर लें, या इसको यूज कर लें, इनमें किसी एक को भी हम यूज कर लें, हमारा काम जो है वो पूरा हो जाए. ठीक. लेट्स
continue this lecture in the next session. Okay, next session. इसको हम continue